मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू श्री जी ट्यूशन। एंड मैं आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ केमिस्ट्री की कंप्लीट सिलेबस फॉर क्लास 10th, जिसमें मैं कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगा और आपके प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं और सैंपल पेपर्स मैं आप लोगों के सॉल्व कराऊंगा जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा क्लास 10th के लिए। और सबसे पहले हम इसमें अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस में हमारा सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकंड होगा हमारा एसिड बेस एंड साल्ट। तीसरा टॉपिक होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ टॉपिक होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एंड लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन। और उसके बाद हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, और वो चाहे यूपी बोर्ड्स के हों चाहे सीबीएसई बोर्ड्स के हों, सबके लिए चलेगा, क्योंकि ये बाई लैंग्वेज होगा। दोनों लैंग्वेज में मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा। दोनों प्रकार के बोर्ड के लिए ये उचित होगा आप लोगों के लिए पढ़ना। और सबसे पहले तो मैं आज फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जिसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चेंज, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज के टॉपिक हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होगा। इसमें हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब बंद कर दो। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और जिसमें हमने सबसे पहले ही डिस्कस कर लिया था कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चेंज। चेंज क्या होता है? चेंज मीन्स हम लोग कह सकते हैं ऐसा कि जब भी किसी चीज के स्वभाव में परिवर्तन आ जाए या किसी प्रकार का बदलाव आ जाए तो उसे हम लोग चेंज बोल सकते हैं। जैसे किसी का बीमार पड़ना, उसके स्वरूप में चेंज हो जाता है, बदलाव आ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग चेंज के प्रकार पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज, दो प्रकार के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब एक ऐसा चेंज जिसमें भौतिक गुणों का परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाता है, जैसे टेम्परेचर बदल गया, स्टेट बदल गया, या तो हमने कोई सॉल्यूशन बनाया, नमक चीनी पानी घोल दिया आपस में, इससे इनका केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी हालत में चेंज नहीं होती है। इस प्रकार के चेंज को फिजिकल चेंज कहा जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। मतलब सॉलिड से कोई लिक्विड बन जाता है, बर्फ है, आइस है, वो जो चेंज हो जाता है, अपना स्टेट चेंज कर करके लिक्विड बन जाता है, तो वो प्रकार का चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज बोलेंगे। उसी तरीके से दो सब्सटेंस को हमने मिक्स किया, जिसे मिक्सचर बोलेंगे, या सॉल्यूशन बना रहे हैं हम लोग किसी तरीके का, तो इससे हमारे उनके केवल और केवल भौतिक गुणों, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं आता है, केमिकल बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता है। तो ऐसे में हम लोग उस चेंज को बोलेंगे फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? एक ऐसा चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, उसे हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, और इसकी सबसे खास बात होती है कि हम इसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा हो चुका है तो हम लोग किसी भी प्रोसेस से वापस हम लोग उसी प्रो को उल्टा करके अगर हम लोग चाहें रस्टिंग ऑफ आयरन से आयरन फाइंड कर लें तो वह हमारे लिए मुश्किल होता है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, और ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो इस प्रकार के चेंज को केमिकल चेंज बोला जाता है। तो हमारे पास दो प्रकार के चेंज हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब हम लोग इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में केवल और केवल केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन।
तो हम केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे और ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, और रिएक्शन को हम लोग इक्वेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा केमिकल चेंज एंड टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज बोल सकते हैं या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं हम लोग। तो हमारा अगला टॉपिक था केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब हम एक ऐसी प्रक्रिया पढ़ रहे हैं जिसमें किसी भी प्रकार का केमिकल चेंज अगर हो रहा है तो उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। रिएक्शन का मतलब यही होता है एक्शन का परिणाम, जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, जिस तरीके से हम लोग कोई एक्शन कर रहे हैं उसका हमको जो आउटकम मिल रहा है वो हमारे लिए रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल, हमने हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिक्स किया और हमको परिणाम मिल गया वाटर, तो ये हमारा एक्शन है। जब हमने इसको मिक्स किया, और भी हमारा प्रोसेस होगा कि इसको हाई प्रेशर पे हम लोग प्रेशराइज करके इस रिएक्शन को करवाते हैं, तो इसे हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का केमिकल बिहेवियर अलग होता है और पानी का केमिकल बिहेवियर अलग होता है। इसका मतलब हमारा केमिकल बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, साथ ही साथ इनका स्टेट भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब हमारा फिजिकल बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो रिएक्शन है, यानी इसमें हमारा केमिकल चेंज हो रहा है, तो इसे हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। इसे केमिकल रिएक्शन को अगर हम लोग बैलेंस करना चाहें या फिर हमें लिखने के तरीका खोजना है तो हम लोग उसे समीकरण के रूप में लिखते हैं, इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन होता है, इक्वेशन का मतलब यह समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स में इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल साइन, जहाँ पे इक्वल साइन हो, इधर कुछ प्लस हो कुछ माइनस हो, इस तरीके के साइन को हम लोग करते हैं यूज इक्वेशंस में। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, हमारे पास केमिकल, ये केमिकल है, ये दूसरा केमिकल है, और हमको एक तीसरा आउटकम रिजल्ट मिला है, थर्ड रिजल्ट है H2O। तो जब हम इसे केमिकल इक्वेशन के रूप में लिख देते हैं, जब हम मैथमेटिक्स यूज करते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन सिंबल यूज करेंगे, माइनस का सिंबल यूज करेंगे, तो उस प्रकार से जब हम किसी रिएक्शन को लिखते हैं तो उसे केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं हम लोग जिसे लिखने में हम लोग मैथमेटिक्स में जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वैसे ही अगर हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल के रूप में अगर हम लोग सॉल्व करने लगे तो उसे केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। और केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, दो चीजें होती हैं मेन। पहला होता है रिएजेंट्स। रिएजेंट्स वे होते हैं जो रिएक्शन करते हैं। इसका मतलब जो हमारे पास पहले मौजूद था, जो चीजें पहले मौजूद थी उन्हें रिएजेंट बोलते हैं। और जो रिएजेंट अपना रिएक्शन कर करके जो बनाते हैं प्रोसेस करके, इस एरो को हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। ये एरो दिखा रहा है कि एक प्रोसेस हुआ जिसमें केमिकल चेंजिंग आई और हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बना। इससे ये भी हम लोग बता सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में, वो रिएजेंट्स होते हैं और राइट हैंड साइड्स में प्रोडक्ट होते हैं। अब चाहे वो प्रोडक्ट मल्टीपल हो चाहे सिंगल हो, लेकिन जो भी राइट साइड में हमें प्राप्त होगा वो प्रोडक्ट होता है, और जो लेफ्ट साइड में हमको मिलता है वो रिएजेंट होता है। और बीच में हम लोग इक्वेशन में इक्वल साइन की जगह पे एरो साइन यूज करते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं दिस इज द साइन सिंबल ऑफ प्रोसेस। और ये प्रोसेस होकर के, रिएजेंट प्रोसेस होकर के प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसे केमिकल इक्वेशन बोल रहे हैं। अब हमको यहाँ पर अगर हमें ये पता करना हो कि इसमें रिएजेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट क्या हैं, तो हमें बस सिंपल सा ये काम करना है, जो भी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में होंगी वो रिएजेंट्स होंगी और जो राइट हैंड साइड में होगा वो प्रोडक्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पे रिएजेंट की बात करेंगे तो रिएजेंट है यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट हमें मिला है H2O मीन्स वाटर।
आगे भी और भी हम लोग इसी तरीके की चर्चा करेंगे, जैसे एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल्स हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन के, जैसे और भी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे अगर एक H2SO4 है और ये रिएक्शन करता है किसी मेटल के साथ तो बनता है सोडियम सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। और यहाँ पर भी हमको दो चीजें प्राप्त हो रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दो चीजें हैं, राइट हैंड साइड में दो चीजें हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उन्हें रिएजेंट बोलेंगे, जो राइट हैंड में साइड में होंगे उसे प्रोडक्ट बोलेंगे। इसका मतलब ये जो हमारे हैं दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे, सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, ये दोनों प्रोडक्ट होंगे और H2SO4 एंड सोडियम ये हमारे रिएजेंट होंगे। तो इस तरीके के अगर हम लोग इसको मैथमेटिक्स के रूप में ऐसे लिख रहे हैं, जहां पे हम प्लस सिंबल यूज कर रहे हैं, माइनस सिंबल यूज कर रहे हैं और यहाँ पे एक एरो शो कर रहे हैं, बस ये एरो जो है इक्वल साइन के जगह पे हमने यूज किया है यहाँ पे, जो हमको एक प्रोसेस के रूप में दिखाता है कि ये एक प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। और इसी प्रोसेस को रूप में हम लोग जब लिखते हैं इक्वेशन को तो उसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन समझेंगे। केमिकल इक्वेशन कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके से हम उन्हें समझ पाएंगे, देख करके अगर हमको पता ना हो कि वह केमिकल इक्वेशन किस तरीके का है, तो सबसे सिंपल सा वे है, आप लोगों के पास केमिकल इक्वेशन के दो टाइप होते हैं। केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इसे बोलते हैं हम लोग स्केलेटन, मतलब ढांचा या कंकाल बोल सकते हैं, एंड सेकेंड वन बैलेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं संतुलित। अब इसे समझने के लिए स्केलेटन का मतलब होता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हमको बस ये पता चल पाता है कि हमने कौन कौन से रिएजेंट यूज किए हैं और हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिला है, बस इसी की जानकारी मिल सकती है। लेकिन इसमें एक ये डिसएडवांटेज होता है कि हमें बस ये पता चल पाता है कि रिएक्शन में क्या क्या बन, लेकिन रिएक्शन में हमें ये नहीं पता चलता है कि कितनी मात्रा में हमने क्या यूज किया है और कितनी मात्रा में हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, ये हमें स्केलेटन इक्वेशन से पता नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए हमको बैलेंस इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं स्केलेटन के लिए कि एक रिएक्शन है H2 + O2 बन गया H2O। अब यहाँ पर हमको बस ये पता चल रहा है कि इसमें रिएजेंट्स कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट क्या है, लेकिन ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि कितनी मात्रा में हमको हाइड्रोजन गैस की जरूरत पड़ेगी, कितनी मात्रा में हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, कितनी मात्रा में हमें H2O प्राप्त होगा, ये हमें इस इक्वेशन से पता नहीं चल पाता है। तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटन, यानी ढांचा कर सकते हैं आप लोग। अगला जो हमारा है बैलेंस है, संतुलित है, इसमें हमको ये पता चलता है कि कितनी मात्रा में हमें हाइड्रोजन की जरूरत होगी, कितनी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होगी और कितनी मात्रा में हमें H2O प्राप्त होगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन बैलेंस है बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इसलिए हम इसे स्केलेटन इक्वेशन बोल सकते हैं या इसी को अनबैलेंस इक्वेशन बोल सकते हैं। दूसरा है हमारे पास बैलेंस इक्वेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम ये पता करते हैं कि कौन सा केमिकल कितनी मात्रा में यूज होगी और कितनी मात्रा में हमें जल प्राप्त होगा, वाटर प्राप्त होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम है हम इसको बैलेंस करते हैं। अगर बैलेंस करने के लिए क्या करना है हमको, इसके स्टेप्स हम पहले बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इसको बैलेंस कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पे 2H2 + O2, यहाँ पे लिख दिया 2H2O, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 × 2 4 होगा, जो यहाँ पर भी है 2 × 2 4। तो 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये बैलेंस है। तो हमें ये इससे पता चला
कि जो इनका रेशियो है वो यहाँ पे हमको रेशियो मिल रहा है कि इनका रेशियो होगा 2:1, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल होगा ऑक्सीजन का, तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होंगे वाटर के। तो यानी अगर इस रेशियो में हम लोग जो है रिएक्शन कराते हैं और हमको 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होंगे, अगर ये 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का है, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, तो 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे हमें H2O के, यानी पानी के प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग, या इक्वेशन को, इस प्रकार के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन, क्योंकि हमको ये पता चलता है इसमें कि कौन सी रिएजेंट कितनी मात्रा में यूज हो रहा है और कौन सा प्रोडक्ट कितनी मात्रा में बन रहा है। इस इक्वेशन से हमें अच्छी तरीके से पता चल रहा है। आगे हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे किसी इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के तरीके क्या होते हैं, कितने तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बैलेंसिंग के आप केमिकल इक्वेशन समझेंगे कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक स्केलेटन केमिकल इक्वेशन लिखना होगा इसमें, ताकि हमको ये तो पता हो कम से कम कि इसमें रिएजेंट्स क्या क्या हैं और प्रोडक्ट हमें क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन बोल दें सीधे सीधे, अगर कि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम के साथ रिएक्शन किया, तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन हमें प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले तो हम लोग उसको सिंपल स्केलेटन टर्म में लिख लेंगे कि ये है क्या। तो हमारे पास ये इक्वेशन है HCl प्लस Na, और यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ NaCl प्लस H2। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस देखेंगे, उन चीजों को बैलेंस करेंगे जो चीजें बैलेंस नहीं है। जैसे एग्जांपल हमें दिख रहा है यहाँ पे कि 1 सोडियम है, 1 सोडियम इधर भी है, 1 क्लोरीन यहाँ है, 1 क्लोरीन यहाँ पर भी है, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस कंडीशन में है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो हम एक ऐसा कैलकुलेशन करते हैं ताकि हमारे पास दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम हो जाए। तो हमारे पास सिंपल सा वे होता है कि इधर एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 एटम है, इधर हाइड्रोजन का 2 एटम है। तो इन दोनों को सिमिलर करने के लिए हम एक ऐसा नंबर खोजेंगे जो इन दोनों में आ जाए, बराबर आ जाए। तो हम लोग एक ऐसा नंबर खोजेंगे, तो हम अगर इसको डबल कर दें और इसको 1 टाइम्स कर दें, इसका मतलब कि अगर हम इसको 2 गुना कर दें, इसको 1 गुना ही रहने दें जैसे है ये, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन इधर भी हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर पहले से ही मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में जो आगे लिखा हुआ है HCl, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास अगला स्टेप हमको मिल जाएगा 2HCl, जो यहाँ पे बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ, इसमें मैंने ये प्रोसेस किया है कि हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन मिल गया। और यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे जैसे ये लिखा हुआ है NaCl प्लस H2। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो अभी भी अनबैलेंस है। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, पर यहाँ पे क्लोरीन अनबैलेंस हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ 2 क्लोरीन है और यहाँ सिंगल क्लोरीन है। तो जब यहाँ पे मैंने देखा कि क्लोरीन 2 है यानी 2Cl है, और यहाँ पे Cl1 है, तो हम यहाँ पर भी एक ऐसा प्रोसेस करेंगे कि जब दोनों तरफ Cl बराबर हो जाए, क्लोरीन बराबर हो जाए, तो वही प्रोसेस हम यहाँ पर भी करेंगे। इसमें हम लोग 2 into 1 कर सकते हैं, तो ये 2 into 1 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 into 1 यहाँ पर भी करेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम ऐसे कर सकते हैं 1 into 2, यानी एक क्लोरीन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास दोनों तरफ क्लोरीन सेम हो जाएगा। तो हमारा जो अगला स्टेप होगा वो सिंपल सा ये होगा 2HCl प्लस Na, और जो हमें लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2NaCl और प्लस H2। अगला स्टेप हमारा होगा कि जो हमारी बची हुई चीजें हैं, हमारे पास 2 चीजें बैलेंस हो चुकी हैं, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, क्लोरीन बैलेंस हो चुका है, अब एकमात्र बचा है सोडियम, जिसे हमें बैलेंस करना है। तो वहां पर भी वही तरीका अपनाएंगे
यहाँ पर 1 सोडियम है और यहाँ पे 2 सोडियम है, तो हम लोग यहाँ पर भी एक ऐसा प्रोसेस करेंगे कि दोनों तरफ सोडियम इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर भी वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 से सोडियम पहले से थे उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ 1 सोडियम है वहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों तरफ 2-2 सोडियम हो जाएंगे। तो हमारा जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा 2HCl प्लस Na, एरो बनाएंगे NaCl प्लस H2, जिसमें हमारे पास इधर थे 2NaCl और यहाँ पे 2Na। तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अभी भी एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें हम लोग आगे भी करेंगे। इसमें लास्ट स्टेप होता है हमारा इनका फिजिकल स्टेट लिखने का। फिजिकल स्टेट का मतलब कि हम क्या करते हैं, जो रिएक्शन हो रहा है, जैसे सोडियम है तो सोडियम किस स्टेट में होता है, क्या वो सॉल्यूशन के रूप में है, या वो सॉलिड स्टेट में है, या लिक्विड स्टेट में है, या गैसियस स्टेट में है, या ये प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट का मतलब वो चीज है जो पानी में घुलनशील नहीं होती हैं, पानी के तह पे बैठ जाती हैं, तो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो सोडियम हमको पता है कि सोडियम एक मेटल है जो सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये सॉलिड स्टेट में हम लोग लिखते हैं। ऐसे ही HCl या तो ये एक्वस सोल्यूशन के रूप में होता है या गैसियस फॉर्म में होता है, तो हम लोग HCl के नीचे एक्वस सॉल्यूशन लिख देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जब हम लोग पानी में किसी चीज का विलयन बनाते हैं तो उसे एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। तो यहाँ पे HCl हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। सोडियम हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, तो हम लोग छोटे से ब्रैकेट में इन चीजों को लिख देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन को AQ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ब्रैकेट में सॉलिड को S से रिप्रेजेंट करते हैं। NaCl भी हमारा सॉलिड स्टेट में प्राप्त हो रहा है तो इसको भी S लिख देंगे, और जो हाइड्रोजन है हमें गैस के रूप में प्राप्त हो रहा है तो इसलिए गैस के रूप में लिख देंगे। तो हमारे पास इस तरीके से, चूंकि ये अनबैलेंस कंडीशन है तो इसे हम लोग बैलेंस कंडीशन में भी जैसे है लिखा है ऊपर वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे AQ हो जाएगा, यहाँ पे सॉलिड स्टेट हो जाएगा, यहाँ पे सॉलिड स्टेट हो जाएगा, और यहाँ पे गैसियस स्टेट हो जाएगा। अब क्योंकि पता है हमें कि जो गैसियस फॉर्म होता है उसमें हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर देते हैं इसको, जिससे ये हमें पता चलता है कि ये गैस फॉर्म में है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। यानी कि अगर हम लोग इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सबसे ऊपरी तह पे हमको मिलेगा। अगर हम लोग इसे इस तरीके से गैस जार में इकट्ठा करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपने आप सबसे ऊपरी सतह पे जाकर के इकट्ठा हो जाएगी, जिसे हम लोग अगर यूज करना चाहें तो यूज भी कर सकते हैं अपकमिंग के लिए। तो इस तरीके से हम लोग किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। हमारा स्टेप वही है कि दोनों तरफ एटम्स जो होंगे, जितना एटम इधर इस तरफ होगा उतना ही एटम इस तरफ होगा, चाहे जितना हाइड्रोजन इधर है उतना ही हाइड्रोजन इस तरफ होगा, जितना क्लोरीन इधर है उतना ही क्लोरीन उस तरफ होगा। तो ऐसे इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। और इनके सबसे लास्ट स्टेप में आप लोगों को बस एक चीज नहीं भूलनी है, इनके स्टेट को जरूर लिखना है। ये स्टेट अगर हम लोग लिख देते हैं तो ये फाइनलाइज हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाता है। ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। एक और एग्जांपल इसके साथ सॉल्व करते हैं, फिर आप लोगों को भी हम कुछ एक्सरसाइज देंगे जिससे हमने पता चलेगा कि आप लोगों ने वो सीखा कि नहीं सीखा, जो हमने यहाँ पे बताया आप लोगों को केमिकल रिएक्शन के लिए। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, HCl प्लस एल्युमिनियम, ये हमारे पास बना AlCl3 प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी हम लोग वही प्रक्रिया अपनाएंगे। जो चीजें अनबैलेंस कंडीशन में है सबसे पहले हम उनको बैलेंस कंडीशन में करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए जो भी हम लोग कर सकते हैं करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन को देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन की कंडीशन है कि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे
दो हाइड्रोजन है, तो कुछ हम एक ऐसा प्रोसेस करेंगे जिससे दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम हो जाए। तो हम 2 से इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों तरफ सेम हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन पहले से ही मौजूद है। तो हमारा जो अगला स्टेप में हम लोग सिंपल सा लिखेंगे, इसमें 2HCl हो जाएगा, जो यहाँ पे मैंने बॉक्स में लिख दिया है कि ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे मिला है हमको। और यहाँ पे एल्युमिनियम है। बाकी सब चीजों के साथ छेड़खानी अभी नहीं करेंगे, पहले हम लोग एक एक चीजों को सॉल्व करेंगे ताकि आसानी से ये सॉल्व हो जाए। दूसरा स्टेप हमारे पास रहेगा कि जो हमारे पास क्लोरीन है, क्योंकि एल्युमिनियम दोनों तरफ सिंगल सिंगल है तो बैलेंस कंडीशन में है, तो हम लोग कल क्लोरीन को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पर 3 क्लोरीन है। तो हम लोग कुछ एक ऐसा नंबर खोजेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमें दोनों तरफ क्लोरीन सेम मिल जाए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इधर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 क्लोरीन करने के लिए, और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3। तो यहाँ पर 6 क्लोरीन हो जाएगा, इधर भी 6 क्लोरीन हो जाएगा। तो जो अगला स्टेप होगा हमारे पास, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6HCl और प्लस एल्युमिनियम। इधर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करना है हमको, तो 2AlCl3 प्लस H2। आगे के स्टेप में हम लोग एल्युमिनियम सॉल्व करेंगे, एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 1 एल्युमिनियम है, यहाँ 2 एल्युमिनियम है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 एल्युमिनियम में, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 एल्युमिनियम में। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा वो होगा 6HCl प्लस 2Al, ये एरो बनाना जरूरी है, 2AlCl3 प्लस H2। अब लास्ट में हमारे पास हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन ही बचा है बाकी सब बैलेंस हो गया है, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो हम कुछ ऐसा नंबर खोजेंगे ताकि दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम हो जाए। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दो हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास 6 हाइड्रोजन यहाँ भी हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो जाएगा। तो हमारा जो लास्ट में मिलेगा वो मिलेगा 6HCl प्लस 2Al एरो 2AlCl3 प्लस 3H2। अब लास्ट स्टेप में हमको बस सिंपल सा एक फंडामेंटल करना है कि इनके स्टेट्स भी लिख देने हैं। तो ये हमें पता है कि ये गैसियस फॉर्म में है या तो एक्वस सॉल्यूशन में होगा। ये जो हमारे पास बना हुआ है ये सॉलिड स्टेट में होता है एल्युमिनियम, यहाँ पर भी ऐसे ही। और ये हाइड्रोजन गैस होता है, इसके साथ एक एरो बना देंगे, ये एरो शो करेगा कि ये गैसियस फॉर्म में बना है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। इसके साथ जो आप लोगों के लिए हम कुछ क्वेश्चंस देने जा रहे हैं जो आप लोगों को खुद से सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं सॉल्व होता है तो ये हम अपनी अगली क्लासेस में पहले हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमने आपको दिए थे, उसके बाद आगे की स्टडी करवाएंगे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए आप लोग, जैसे H2 प्लस N2 NH3, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है H2SO4 प्लस एल्युमिनियम, थर्ड क्वेश्चन होगा आपके पास और फोर्थ क्वेश्चन है
तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं। जो मेथड आप लोगों को बताया गया हम लोग उन चीजों को पहले बैलेंस करेंगे, जो अनबैलेंस कंडीशन में है उसमें भी कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ एलिमेंट्स बराबर हो जाए। और सबसे लास्ट स्टेप आपका है कि जो इनके स्टेट्स हैं उनको जरूर मेंशन कर दें इनके बगल में ब्रैकेट के रूप में, इस तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट के रूप में। जैसे अगर ये लिक्विड स्टेट में है तो यल लिख देंगे, लिक्विड स्टेट होगा। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो ए क्यू लिख देंगे, सॉलिड स्टेट है तो यस लिख देंगे। इस तरीके से हम इन चीजों को लिख देंगे यहाँ पे। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है जिसमें आप लोग इसको बैलेंस करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो ये फिर से बता दिया जाएगा, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन हम लोगों को पढ़ने हैं अपने सिलेबस के अंदर। वैसे तो बहुत सारे प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बट हमें जो जो चीजें पढ़नी है वो कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। तो हम बेसिकली यहाँ पे पहले मेंशन कर देते हैं, उसके बाद एक एक करके सभी चीजों के बारे में बताएंगे। सबसे पहला है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगला पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। एंड और भी चीजें हैं जो पढ़ना है हम लोगों को, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब हम कह सकते हैं ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई चीज आकर के जुड़ जाए, या दो से ज्यादा चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं और एक सिंगल कंपाउंड बनाती हैं, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहा जाए, इस तरीके से रिएक्शन कुछ हो रहा है, अगर जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, या फिर हम लोग कह सकते हैं और प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, अगर ये रिएक्ट होकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। एक्चुअल में इसे सूखा चूना कहते हैं, सूखा चूना। और ये हमारे पास है लाइम वाटर, इसे बोला जाता है। इसका मतलब है बुझा हुआ चूना है हमारे पास। ये दो हमारे पास यहाँ पे दो कंपाउंड है जो अलग अलग है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन कर करके एक सिंगल कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। इसमें दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक सिंगल मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, या एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। और इसके और भी एग्जांपल्स हम लोग जो है समझेंगे। और दूसरा हमारे पास है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है, जहां पर एक बड़ा कंपाउंड टूट करके या बट करके छोटे छोटे कंपाउंड में बदल जाता है, तो उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक सिंगल कंपाउंड है। अगर ये टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है
तो ये दो अलग अलग छोटे छोटे कंपाउंड में बदल गया, एक सिंगल कंपाउंड बड़ा कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड में बदल गया। तो ऐसे रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन पहचानने का बस तरीका होता है कि अगर लेफ्ट साइड में हमारे पास कोई बड़ा कंपाउंड हो और राइट साइड में छोटे छोटे कंपाउंड्स होंगे तो ऐसे रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। और इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कर दिया जाए अमोनियम क्लोराइड है, अगर ये टूट करके NH3 प्लस CaCl का निर्माण करता है तो इसमें भी एक बड़ा कंपाउंड है जो टूट करके छोटे छोटे कंपाउंड में बदल गया, तो ऐसे रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ेंगे, और रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन यही होता है जिसमें हम लोग दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे कंपाउंड मिलकर के एक सिंगल कंपाउंड या बड़े कंपाउंड का निर्माण करेंगे उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाएगा। और डीकम्पोजिशन मतलब वो रिएक्शन जिसमें एक बड़ा कंपाउंड टूट करके छोटे छोटे कंपाउंड में बदल जाता है, उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अगला जो रिएक्शन है हमारे पास वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए सबसे पहला हमारा काम होता है कि इनका मतलब समझना कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को या किसी एलिमेंट को एक कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, यानी अपनी उसकी जगह को बदल दें। अगर कि एक जगह था उसके मिला था, जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है AB और ये C से रिएक्ट कर करके इसने C ने A को डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस करके खुद उनकी जगह पे अगर ये जा करके लग जाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, ये CB बनेगा और A डिस्प्लेस हो जाता है, यानी A अपनी जगह से हट जाता है और C उसकी जगह ले लेता है। तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि C हमेशा A के रिस्पेक्ट में एक्टिव एलिमेंट होना चाहिए, जिसकी हम लोग सीरीज एक समझेंगे, जिसे बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज, जिसे हम दिखा देंगे साइड में। तो अगर हमें ये पता है कि अगर A लेस एक्टिव है और C मोर एक्टिव है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। और उसके लिए हमें सीरीज देखना पड़ेगा, और सीरीज में हम बताएंगे कि कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जो ज्यादा एक्टिव होगा, कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जो कम एक्टिव होगा। तो अगर ये होगा तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहा जाए कि लिथियम क्लोराइड है, अगर ये सोडियम लिथियम को डिस्प्लेस करके NaCl का निर्माण करे और लिथियम बनाए, तो अगर हमें ये जानना है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है रिएक्शन, तो हमें ये जानना होगा क्या सोडियम इज मोर एक्टिव देन लिथियम। लिथियम A की जगह पे है और सोडियम C की जगह पे है, यहाँ पे क्लोरीन है B की जगह पे, ये क्लोरीन B है। तो अगर हमें ये जानना है कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हमारा जो A है वो लेस एक्टिव है और C मोर एक्टिव है या नहीं। तो हमें ये पता चलता है एक्टिविटी सीरीज देख करके कि लिथियम इज मोर एक्टिव देन सोडियम, मीन्स सोडियम इज लेस एक्टिव एंड लिथियम इज मोर एक्टिव। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब लिथियम लेस एक्टिव हो और सोडियम मोर एक्टिव हो। अगर हमारा यही रिएक्शन अलग तरीके से होता, जैसे सोडियम क्लोराइड प्लस लिथियम और यहाँ पे बनता लिथियम क्लोराइड प्लस सोडियम, तो ये रिएक्शन पॉसिबल थी, क्योंकि इस रिएक्शन में लिथियम इज मोर एक्टिव एंड सोडियम इज लेस एक्टिव। तो ये रिएक्शन हमारा हो जाएगा। इस रिएक्शन को
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जहां पे सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया गया लिथियम के द्वारा, लिथियम ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया, खुद उसकी जगह पे प्लेस हो गया, तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स हैं जो हम समझेंगे। जैसे सोडियम प्लस HCl अगर इस तरीके से निर्माण होता है NaCl प्लस H2, जहां पे सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को और उसकी जगह पे खुद प्लेस हो गया, तो यहाँ पर ये रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये पॉसिबल है या नहीं, तो हमें जानना होगा कि हाइड्रोजन इज लेस एक्टिव देन सोडियम, देन यस हाइड्रोजन इज लेस एक्टिव देन सोडियम, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है। वे रिएक्शन जिसमें लेस एक्टिव मोर एक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो मोर एक्टिव डिस्प्लेस करेगा लेस एक्टिव एलिमेंट को। और भी एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे मान लीजिए H2SO4 है प्लस कॉपर है, तो अगर ये रिएक्शन पूछा जाए क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि कॉपर इज लेस एक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर इसी की जगह पे इस तरीके से दिया हो H2SO4 प्लस एल्युमिनियम और ये बना Al2SO4 का थ्राइस प्लस H2, तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, क्योंकि एल्युमिनियम इज मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन, तो एल्युमिनियम की जगह पे हाइड्रोजन की जगह पे एल्युमिनियम आ जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स थे, ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये थर्ड एग्जांपल है जो पॉसिबल रिएक्शन है। इसके अलावा और भी हम लोग देख करके ये बता सकते हैं, अगर किसी चीज में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें कोई मोर एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से हटा देता है, तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद जो समझना है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने प्लेस को चेंज नहीं बल्कि एक्सचेंज करते हैं, मतलब अपने प्लेस को एक दूसरे प्लेस के साथ एक्सचेंज कर लिया जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। जैसे अगर कहा दिया जाए कि ये ए बी है और यहाँ पे सी डी है, अगर सी ने सी और ए के बीच में एक्सचेंज हो जाए आपस में ही और इस तरीके से एक निर्माण हो सी बी प्लस ए डी, तो ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल कहा जाए यहाँ पे AlCl3 प्लस KOH, और ये रिएक्शन अगर होने के बाद इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है AlOH का थ्राइस प्लस KCl, तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि एल्युमिनियम और क्लोरीन ये आपस में एक्सचेंज हुए हैं। एल्युमिनियम चला गया है पोटेशियम की जगह पे और पोटेशियम चला गया है एल्युमिनियम की जगह पे, और KCl और AlOH का थ्राइस बना रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट होता है। जब दो एलिमेंट अपनी जगह को चेंज करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है।
तो हम एक साथ सभी की प्रैक्टिस करेंगे कि हम पता लगाना हो कि यह किस तरीके का रिएक्शन है, तो हम देखेंगे इसके आगे। लेकिन फिलहाल ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक्सचेंज होते हैं, एक चीजें दूसरों के साथ एक्सचेंज होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग AlCl3 प्लस K2SO4 या KCl प्लस Al2SO4 का थ्राइस। तो यहां पर भी हमको दिख रहा है कि एल्युमिनियम और क्लोरीन में एक्सचेंज ऑफर हुआ है, एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो रिएक्शन हुआ है हमारे पास वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और भी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, और भी प्रकार के रिएक्शंस हैं। इसके बाद हम लोग इकट्ठा प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो अगला हमको रिएक्शन पढ़ना है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर हमें मिलता है, तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि एसिड जो होता है इसकी पीएच वैल्यू 7 से लेस होती है, और बेस जो होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 7 से ग्रेटर होती है। बट साल्ट एंड वाटर दोनों का पीएच वैल्यू 7 होता है, और इस कंडीशन को हम लोग न्यूट्रल कंडीशन बोलते हैं। इसका मतलब जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो वो एसिड होता है, जिसका 7 से ज्यादा हो वो बेस होता है, जिसका इक्वल 7 होता है वो न्यूट्रल होते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो अनन्यूट्रल चीजें, जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम है या इसका 7 से ज्यादा है, वो रिएक्ट करके 7 और 7 वाले पीएच वैल्यू वाले प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हम लोग न्यूट्रल कर रहे हैं एसिड और बेस को। जैसे एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस यहाँ पे ये एक बेस है, एंड HCl जो कि एक एसिड है, ये रिएक्ट करके बनाते हैं NaCl प्लस H2O। जहाँ पे यहाँ पे NaOH का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगा, HCl का पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, बट इन दोनों का पीएच वैल्यू 7 होगा। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है और साल्ट एंड वाटर का निर्माण होता है, तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। इसे नोट कर सकते हैं। अगला जो रिएक्शन था हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। इसको समझने के कई तरीके भी होते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। कि एडिशन ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स such as oxygen, chlorine, etc. को ऑक्सीडेशन बोला जाता है। यानी जब किसी चीज के साथ नेगेटिव एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं या किसी का उल्टा हो जाए, और रिमूवल ऑफ
पॉजिटिव एलिमेंट अगर निकल जाए या निगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए, पॉजिटिव एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, अगर ये चीजें निकल जाती हैं तो इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। इन दोनों को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। लेकिन आधुनिक समय के लिए इसकी जो डिफिनेशन है वो ये है कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो उसे ऑक्सीडेशन बोला जाता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वही उसका उल्टा हो जाता है, जिसे हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन मतलब रिड्यूस होता है। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन हम लोग बोलते हैं कि स्टेट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन। तो ये तभी रिड्यूस होता है जब कोई निगेटिव एलिमेंट निकलता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जैसे एग्जांपल Na+Cl, यहाँ पे प्राप्त हुआ हमें NaCl। तो हमको ये पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है सोडियम ने, जिसकी वजह से Na क्या बना, Na+, और ये जो Cl है वो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो Cl- बना, जिसकी वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगा, जिसकी वजह से ये पास पास आ गए और NaCl का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार के रिएक्शन में हमें साफ दिख रहा है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे हमारे पास सोडियम के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्लोरीन हमारे साथ, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है जिसमें Cl- बना है, इसलिए इसके साथ रिडक्शन हुआ है। तो ऐसे रिएक्शन को जिसमें हमारे साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, तो उसे इन शॉर्ट्स हम रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। तो ये सभी प्रकार के जो इक्वेशंस थे जो हमने पढ़ाई किया आज, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, या हम कह सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उसे रिडक्शन बोलते हैं। अगर हम इसे अलग अलग लिखना चाहें तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, जिसे बोलते हैं, जैसे एग्जांपल किसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सोडियम यहाँ पे हो गया प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया, Na+ और प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। उसी तरीके से ये जो क्लोरीन था इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और 2Cl- बना है। अब हमें ये तो पता है पहले से ही कि यहाँ पे जो क्लोरीन, यहाँ पे सॉरी क्लोरीन यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है तो यहाँ पे 2Cl- है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बट इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक ही निकल रहा है। तो हमको जितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, लेफ्ट राइट साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो हमारे पास सिंपल बनता है क्या, 2Na, यहाँ पे बनेगा 2Na+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे बना Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बन गया 2Cl-। अगर हम लोग इसको जोड़ देते हैं दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारे पास बच रहा है 2Na प्लस Cl2 एंड एरो। यहाँ पे हमको 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे हमको मिल रहा है Na प्लस Cl-, जो कि आपस में जुड़ के NaCl का निर्माण करते हैं। तो ये बन जाएगा 2Na प्लस Cl2, ये बन गया 2NaCl। तो इस तरीके से जो रिएक्शन होते हैं उन्हें रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर हमारे साथ इलेक्ट्रॉन
गेन रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पे इसके साथ हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे जो रिएक्शन है वो रिडक्शन रिएक्शन है। और वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं उन्हें रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इन दोनों को मिला करके ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अब हम आप लोगों के बीच कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जो आप लोगों को करने हैं, और अगले सेशन में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताऊंगा भी। फिलहाल ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। यहाँ पे हमको ये पता लगाना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, जो आप लोग देख करके ही बता सकते हो वैसे भी ये किस टाइप का रिएक्शन है। K2SO4 है प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड Al2SO4 का थ्राइस प्लस KCl। ये किस तरीके का रिएक्शन है ये हमें बताना है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। नंबर 1, सॉरी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस H2O। The second one is H2SO4 plus ammonium ice plus H2। Al2O3 plus HCl, AlCl3 प्लस H2O। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जहाँ पे हमें इसे बैलेंस करना है और ये पता लगाना है कि ये किस प्रकार का रिएक्शन है ये जो हुआ है। और भी क्वेश्चंस हम अगले सेशन में आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। जो हमारे इस वाले चैप्टर में जो चीजें बची हैं वो हमारी अगली क्लास में आप लोगों को मिल जाएगी। फिलहाल के लिए ये हमारे पास आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। और श्री जी ट्यूशन की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।